Hi everyone, welcome to Skillshot. Today we are going to start section 7 supply, which is very important prerequisite for determining GST liability. So it is one of the four legs which is very important to determine whether GST liability will arise or not. So first question that comes to our mind is that when GST liability arises, कब GST का liability arise होगा? सबसे पहले चार लेग मैंने दिखाया आपको। यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होना चाहिए। इफ एनी ऑफ द वन लेग इज मिसिंग देन जीएसटी लाइबिलिटी वोंट अराइज। तो सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज है लेकिन सप्लाई नहीं हो रहा है, सप्लाई के डेफिनेशन में कवर नहीं है, सेक्शन 7 में कवर नहीं है, तो उसको हम जीएसटी लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। सपोज गुड्स एंड सर्विसेज है, सप्लाई भी हो रहा है लेकिन टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट सप्लाई है, तो क्या ये जीएसटी लाइबिलिटी के अंदर आएगा? नो। सपोज गुड्स एंड सर्विसेज है, सप्लाई भी है, टैक्सेबल सप्लाई भी है लेकिन टैक्सेबल पर्सन के थ्रू नहीं है, तो क्या ये जीएसटी लाइबिलिटी अराइज होगी? नो। नाउ योर क्वेश्चन इज मैम टैक्सेबल पर्सन कौन हुआ? टैक्सेबल पर्सन बेसिकली जो सेक्शन 22 और सेक्शन 24 के अंतर्गत आते हैं। सेक्शन 22 बताता है कि अगर कोई टर्नओवर आपका एक्सीड हो रहा है किसी लिमिट से, तब आपको जीएसटी में रजिस्टर कराना होगा और टैक्सेबल पर्सन बनना होगा। और सेक्शन 24 बोलता है कि आपको कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्टर कराना होगा। तो ये चारों चीज जब आएंगे तब जाके हमारी जीएसटी की जो लायबिलिटी है वो अराइज होगी। तो आज हम सीखेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज क्या है और ये सप्लाई क्या है। सेक्शन 7 के अंतर्गत ये सप्लाई क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले गुड्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन किया गया। गुड्स यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी। हियर यू कैन सी that it is movable property, means immovable property अपने आप साइड हो गया। Other than money and securities, so money and securities are not included. Include actionable claim, growing crop, grass or things attached or forming part of land which is agreed to be severed before supply or under a contract of supply. So simplified version में ये बताती हूँ कि ये immovable property तो नहीं है और मनी और सिक्योरिटीज को भी इंक्लूड नहीं करता है। मतलब अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हो तो वो गुड्स नहीं है, ठीक है। और ये एक्शनेबल क्लेम को इंक्लूड करता है। ये एक्शनेबल क्लेम क्या है? एक्शनेबल क्लेम बेसिकली आपका अनसिक्योर्ड डेट है जो इन्फोर्सेबल है इन द कोर्ट ऑफ लॉ। अब अनसिक्योर्ड डेट जैसे सपोज कीजिए आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो आपका अनसिक्योर्ड डेट है, अगर आपने सिक्योरिटी नहीं ले रखी है तो वो इन केस ऑफ उसमें गुड्स में इंक्लूडेबल है। अब आगे जाके आपको पता चलेगा कि एक्शनेबल क्लेम को क्यों गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। नाउ इसमें लिखा हुआ है ग्रोइंग क्रॉप, ग्रास और थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच इज अग्री टू बी सिवियर्ड। सपोज कीजिए मैं आम का बगान आपको बेच रही हूँ, तो आप बोलोगे मैम क्या ये गुड्स है? तो ऑब्वियसली इट इज नॉट गुड बिकॉज इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन आम तोड़ के मैं बेच रही हूँ, तब क्या ये गुड्स है? अगर ग्रोइंग क्रॉप या ग्रास और थिंग अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड उसको मैं सिवियर करती हूँ, जो अटैच है उसको अलग करती हूँ और फिर सप्लाई करती हूँ एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर सप्लाई। अगर मैं सिवियर करके उसे सप्लाई करती हूँ तो ये गुड्स के डेफिनेशन में कवर्ड है। अब आप बोलोगे मैम गुड्स है मतलब जीएसटी की लाइबिलिटी अराइज होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी की लाइबिलिटी चार लेग्स को आपको फॉलो करना है। एक भी लेग्स अगर मिसिंग है, एक भी लेग अगर मिसिंग है तो इट वोंट बी कंसिडर्ड एज जीएसटी लाइबिलिटी। सो गुड्स तो है लेकिन गुड्स की सप्लाई नहीं है, टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, टैक्सेबल पर्सन के थ्रू नहीं है, तो वो माना नहीं जाएगा। आगे चलते हैं सर्विस के डेफिनेशन में। सर्विस सेक्शन 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है? अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटी। सिंपली other than goods include activities relating to use of money, conversion by cash or any other mode from one form of currency or denomination for which separate consideration is charged. So very important thing, ये goods तो बिल्कुल नहीं है, goods भी नहीं है, money भी नहीं है, securities भी नहीं है।
तो अब शेयर मार्केट का जो ट्रांजैक्शन है वो गुड्स में भी नहीं कवर्ड है और सर्विस में भी कवर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली जीएसटी लाइबिलिटी वोंट बी अराइजिंग देयर। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि जो ब्रोकर को हम पैसा देते हैं ताकि वो शेयर में डील कर सके, क्या वो जीएसटी में कवर होगा? सो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन आपको क्या लगता है। सो इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी एंड कन्वर्जन। अब कन्वर्जन एक फॉर्म से, एक डिनोमिनेशन से एक अदर डिनोमिनेशन में जो कन्वर्ट हो रहा है, अगर उसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज है तो वो सर्विस है। सपोज कीजिए मैं 200 रुपए का छुट्टा कराती हूँ, तो क्या ये सर्विस है? नहीं, क्योंकि सेपरेट कंसिडरेशन तो चार्ज नहीं हो रहा है। अगर मैं रुपी को डॉलर में कन्वर्ट कराती हूँ जिसके लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज हो रहा है, तो वो सर्विस के कैटेगरी में अपने आप आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज भी कर रहे हो तो सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज होना पड़ेगा, तभी सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 दैट इज सर्विस में कवर होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमने तो जान लिया कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। एक और क्वेश्चन माइंड में आता है कि मैम एक गुड्स एंड सर्विस में इतना बाइफरकेशन करने की जरूरत क्या है? बाइफरकेशन की जरूरत सबसे इंपॉर्टेंट है रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स गुड्स में अलग है, सर्विस में अलग है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ थिंग है इज पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, वो गुड्स के लिए अलग है और सर्विस के लिए अलग है। और प्रोविजन ऑफ सप्लाई जो आप आगे जाके देखोगे वो गुड्स के लिए भी अलग है और सर्विस के लिए भी अलग। तो तीन चीज की वजह से हमें बाइफरकेशन की जरूरत पड़ती है। अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं सप्लाई में। वेरी इंपॉर्टेंट, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 सबसेक्शन 1A। तो ये क्या है? तो बेसिकली सप्लाई इंक्लूड्स बोला गया है, मतलब इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव इन द सेंस एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब इसमें और भी कुछ आ सकता है। सप्लाई इंक्लूड्स all form of supply of goods and services such as, okay, so all form of such as क्या क्या है? सेल है, ट्रांसफर है, डिस्पोजल है, लीज है, रेंटल है, लाइसेंस, एक्सचेंज, बार्टर। सो व्हाट इज सेल? सो पहले जब प्री जीएसटी रिजिम में क्या था, प्री जीएसटी रिजिम में पता था हमें कि जब हम मैन्युफैक्चर करते थे तब एक्साइज लगता था, सेल करते थे तब वैट लगता था, सर्विस प्रोवाइड करते थे तो सर्विस टैक्स लगता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें सप्लाई का डेफिनेशन आ गया कि सप्लाई क्या है, सप्लाई क्या क्या चीज है। तो ये ब्रॉड डेफिनेशन है बहुत, इसमें सेल, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल सब इंक्लूडेड है। तो सेल क्या है? सेल बेसिकली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप को बोला जाता है कि अगर आपका ओनरशिप या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, दैट इज सेल। ट्रांसफर मीन्स रिमूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ट्रांसफर। ओके, बार्टर क्या है? बार्टर मतलब एक चीज के बजाय दूसरी चीज मैं दे रही हूं, इन एक्सचेंज। ओके, एक्सचेंज गुड एंड सर्विसेज फॉर अदर गुड्स एंड सर्विसेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग मनी, मतलब मैं मनी यूज नहीं कर रही हूँ, एक के बदले कुछ और ले रही हूँ। एक्सचेंज क्या है? एक्सचेंज बेसिकली पार्टली इन गुड्स होता है, पार्टली इन मनी। सपोज मैं फ्लिपकार्ट से कुछ नया फोन बाय कर रही हूँ और अपना ओल्ड फोन दे रही हूँ और ओल्ड फोन के साथ साथ कुछ पैसे भी दे रही हूँ। सो अ मॉनिटरी पार्ट इज देयर इन एक्सचेंज, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज। नाउ लाइसेंस, लाइसेंस इज अ परमिशन ग्रांटेड बाय competent authority to engage in a business or occupation or in any activity. So basically परमिशन है। सपोज टैली का लाइसेंस मैंने परचेज किया, तो दैट इज व्हाट, टैली इज गिविंग मी परमिशन टू व्हाट, टू डू दैट एक्टिविटी, राइट। नाउ रेंटल एंड लीज में बेसिकली ये अंतर होता है, रेंटल अरेंजमेंट टू रेंट समथिंग, मनी इज पेड फॉर एन अग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इन केस ऑफ लीज। लीज के लिए तय समय तय किया जाता है कि इतने समय के लिए वो पेमेंट होना चाहिए। डिस्पोजल इज सेल, प्लेज और गिविंग अवे समथिंग। सो दिस ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन सप्लाई। लेकिन दो चीज इंपॉर्टेंट है, दो चीज क्या इंपॉर्टेंट है आप देखोगे कि फॉर अ कंसिडरेशन ये होना चाहिए एंड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। सो दिस टू थिंग इज प्लेइंग अ वेरी विटल रोल कि कंसिडरेशन होना चाहिए, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, तब माना जाएगा सप्लाई। तो कंसिडरेशन काइंड में भी हो सकता है और कैश में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमेशा कैश में ही हो, मॉनिटरी हो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। रेसिपिएंट के थ्रू भी फ्लो कर सकता है और कोई और अदर पर्सन जो रेसिपिएंट डायरेक्ट करे उसके थ्रू भी फ्लो कर सकता है।
course and furtherance of business is very important for the case of supply. So this thing is covering a very important role, but exceptional cases is very there. So what are the exceptional cases? देखते हैं कि सप्लाई में कंसिडरेशन ना भी हो तब भी वो सप्लाई माना जाए, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ना भी हो फिर भी वो माना जाए. आगे चलते हैं. So there are exceptional cases that we are dealing with. Exceptional cases. Now, importation of service for a consideration, it is an exception to course or furtherance of business. Suppose कीजिए मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी में बाहर से कुछ इंपोर्ट करती हूँ, तो वो तो देखिए कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, मैंने कंसिडरेशन भी पे कर रखी है, तब भी सप्लाई में इंक्लूड होगा. अब आप बोलोगे मैम सप्लाई में इंक्लूड हो रहा है, जीएसटी की लाइबिलिटी लगा दो. हम बोलेंगे अरे भाई नहीं, सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज, फिर सप्लाई, फिर टैक्सेबल सप्लाई, उसके बाद टैक्सेबल पर्सन, उसके बाद ही मैं जीएसटी की लाइबिलिटी लगाऊंगी. तो ये सारा कुछ देखना पड़ता है. लेकिन सप्लाई के डेफिनेशन में इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, even if it is without course of furtherance of business, it is still included. Okay? तो अगर सपोज कीजिए मैं आर्किटेक्चरल का सर्विस लेती हूँ, कोई आर्किटेक्ट का सर्विस लेती हूँ मेरे रेसिडेंशियल हाउस को बनाने के लिए बाहर से, आउट ऑफ इंडिया से, तो दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड आई एम पेइंग सर्टेन कंसिडरेशन बट इट इज नॉट फॉर द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, स्टिल इट इज इंक्लूडेड इन सप्लाई. और शेड्यूल 1 भी बोलता है कि शेड्यूल 1 क्या है, एक्सेप्शन है. यहां आप देखोगे यहाँ पर शेड्यूल 1 एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन है, मींस कंसिडरेशन नहीं भी हो फिर भी सप्लाई है. दैट इज शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 में कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है लेकिन कंसिडरेशन नहीं है. अब शेड्यूल 2 भी इंक्लूड करता है सप्लाई. शेड्यूल 2 में बेसिकली बाइफरकेशन किया गया है कि किसको मैं गुड्स मानूं, किसको मैं सर्विस मानूं. तो गवर्नमेंट ने पहले ही टेंशन हटा दिया कि भैया इसको तो हम सर्विस मानेंगे और इसको तो गुड्स मानेंगे. सो एक प्रॉपर बाइफरकेशन किया गया है शेड्यूल 2 में. अब शेड्यूल 3 बोलता है मैं किसी का बात नहीं मानूंगा, मैं कंसिडरेशन हो, कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, फिर भी कुछ चीजों को मैं क्या नहीं मानूंगा, सप्लाई नहीं मानूंगा. इट विल बी ट्रीटेड नाइदर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. तो शेड्यूल 3 में ये बोला गया. तो अगर मैं आपको समराइज वे में बोलूं तो सबसे पहले 4 लेग को तो आप जरूर फॉलो कीजिएगा. गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए और टैक्सेबल पर्सन के थ्रू होना चाहिए. उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज डेफिनेशन किया, देन सप्लाई. सप्लाई ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, एग्जॉस्टिव बिल्कुल भी नहीं है. सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, लीज, बार्टर, ये सारी चीजों को, एक्सचेंज, ये सारे को इंक्लूड करता है. अगर कंसिडरेशन होना चाहिए और कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए. कुछ कुछ केसों में कंसिडरेशन नहीं भी है, जैसे आपका शेड्यूल 1. शेड्यूल 1 हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके ये क्या है. और कुछ कुछ केसों में जहां पर क्या कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, जैसे इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तब भी माना जाएगा कि वो सप्लाई है. और शेड्यूल 2 में बता दिया है कि कौन सा सप्लाई ऑफ गुड्स है और कौन सा सप्लाई ऑफ सर्विस है. शेड्यूल 3 में बेसिकली बोल दिया है कि भैया तुम कंसिडरेशन हो या कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, फिर भी कुछ कुछ चीजें क्या नहीं मानी जाएगी, नादर एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर एज सप्लाई ऑफ सर्विस. थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे शेड्यूल 1 के बारे में. तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लाइक माय वीडियो इफ यू रियली लाइक्ड इट. थैंक यू गाइज.